Welcome to the first session of the preface to The Leaves of Grass by Walt Whitman. Walt Whitman की प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास के पहले वीडियो में आपका स्वागत है. द लीव्स ऑफ ग्रास was published for the first time in 1855. लीव्स ऑफ ग्रास का पहला संस्करण 1855 में प्रकाशित हुआ था. This edition did not bring much response for the author. इस संस्करण से ऑथर को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई थी. It went unnoticed. Whitman had to face the unfortunate indifference of people to his very first literary venture. इसका पहला प्रकाशन लोगों की नज़र से बिल्कुल अननोटिस्ड चला गया. किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया या इसका कोई विशेष प्रभाव पढ़ने वालों के ऊपर या लिटरेरी जगत के ऊपर, साहित्य प्रेमियों के ऊपर नहीं पड़ा. He stood against the reprinting of the complete text or its preface in any form in any American edition. इस अनुभव से दुखी होकर के वॉल्ट विटमैन ने निर्णय लिया कि वो लीव्स ऑफ ग्रास या प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास दोनों को अमेरिका के किसी भी प्रिंटिंग हाउस से पब्लिश नहीं करवाएगा. द लीव्स ऑफ ग्रास हैज बीन अ पीस ऑफ कंट्रोवर्सी फ्रॉम द वेरी आउटसेट. शुरू से ही हम ये देख पाते हैं कि लीव्स ऑफ ग्रास किसी न किसी विवाद में घिरा रहा था. इट्स प्रीफेस वॉज टू हैव द सेम फेट. इसलिए प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास के साथ भी यही हुआ. वो भी विवादों के घेरे में बना रहा. It was the unfortunate fate of Whitman's preface to the 1855 edition of Leaves of Grass to vanish almost immediately after publication into a shadowy existence that effectively obscured its place as a pioneering manifesto of American literary and cultural history. लीव्स ऑफ ग्रास के 1855 वाले प्रीफेस के साथ भी यही हुआ कि वो जैसे ही प्रकाशित हुआ वैसे ही वो मालूम नहीं कहाँ विलोपित हो गया. लोगों की नज़र में ही नहीं आया. जबकि वॉल्ट विटमैन की खुद की दृष्टि में ये एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट था, मैनिफेस्टो था, जो कि अमेरिका के लिटरेरी और कल्चरल हिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता. लेकिन संयोग से पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए, प्रिंटर्स के लिए, क्रिटिक्स के लिए, किसी के लिए भी 1855 का प्रीफेस किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पैदा कर पाया. फॉर दिस रीज़न the second reprinting took place after a long gap of 13 years in 1868 in London in selected poems of Walt Whitman edited by W. M. Rossetti. इसी कारण से 1868 में 13 वर्ष के बाद प्रीफेस का सेकेंड रीप्रिंट हुआ, जो कि लंदन में हुआ था. पोएम्स ऑफ वॉल्ट विटमैन एडिटेड बाय W.M. रोजेटी के संदर्भ में. इन दिस टेक्स्ट ऑफ द प्रीफेस पंक्चुएशन वॉज रेगुलराइज्ड. अब ये जो सेकेंड प्रीफेस का एडिशन पब्लिश हुआ था, इसमें
पंक्चुएशन, जितने भी विराम चिन्ह थे उनमें फेर बदल की गई. एंड विटमैन्स परमिशन रिमूवल्स वर मेड इन अ फ्यू पैसेजेस. विटमैन की अनुमति से इसके कुछ भाग में कुछ अंश हटाए गए थे. दिस वॉज डन टू रिमूव पॉसिबली ऑफेंडिंग और डिसरेस्पेक्टफुल लैंग्वेज. ऐसा शायद इसलिए किया गया था कि भाषा शालीन नहीं थी, सभ्य नहीं थी, और वो शायद सुनने में, पढ़ने में अच्छी सोसाइटी के लिए, अच्छे रीडर्स के लिए अनुकूल नहीं थी. तो इस अभद्रता की स्थिति से बचने के लिए कुछ एडिटिंग की गई, कुछ हिस्से हटाए गए. Another 13 years passed. The preface was again published in London in 1881, pamphlet issued by Trubner and Company under the title Leaves of Grass by Walt Whitman, preface to the original edition 1855. इसके बाद फिर 13 साल का अंतराल आया और प्रीफेस का फिर से प्रकाशन हुआ 1881 में, जो कि एक पैम्फलेट के रूप में हुआ, ट्रूबनर एंड कंपनी के द्वारा हुआ, और उसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास बाय वॉल्ट विटमैन, प्रीफेस टू द ओरिजिनल एडिशन 1855. तो जो ओरिजिनल प्रीफेस था ये उसी का ही एक बदला हुआ या सुधरा हुआ रूप था. The Trubner text reinstated the words and phrases which had been removed in the earlier version. इस वाले संस्करण में वो सारी चीजें जो पहले वाले संस्करण में हटा करके दूसरे संस्करण को छापा गया था, इसमें वापस वो पहले संस्करण के सारी शब्दावली और सारे के सारे हटाए गए अंश जोड़ दिए गए. In this way and in various other ways, it was nearer to Whitman's original version. इस तरह से जब इसका पुनरुद्धार किया गया तो ये जो प्रारंभिक रूप था 1855 का, लगभग वैसा ही बन गया. The 1855 preface was not re-released in America until 1882. 1855 वाला प्रीफेस अमेरिका में 1882 में कहीं जाकर के पुनः प्रकाशित हुआ. फॉर दिस प्रिंटिंग विटमैन मेड वाइड रेंजिंग मॉडिफिकेशंस. इस बार जो प्रकाशन हुआ था उसके लिए अमेरिका में, उसके लिए विटमैन ने काफ़ी फेरबदल और काफ़ी सुधार किए थे. The changes that he made were regarding the structure and style. जो चेंज उसने किया था वो बेसिकली स्ट्रक्चर और स्टाइल को लेके किया. He made variations in punctuation and the manner in which it was written. इसके विराम चिन्हों को फिर से सुधारा गया और जिस तरह से इसको लिखा गया था उस शैली को फिर से सुधारा गया. Also, there were some add-ons and certain parts were added to it. इसमें कुछ अंश और जोड़े गए. At places he clipped off the content. कुछ भाग जोड़े गए थे तो साथ में ही कुछ भाग काट छांट के हटाए भी गए. These deletions reduced the length of the preface by about 1/3. अब जब काट छांट की गई तो करीब करीब 1/3 हिस्सा इसका निकल गया. तो उसका नतीजा क्या निकला? दिस रिजल्टेड इन द सब्सिक्वेंट डिक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ. जैसे ही वो अंश निकाला गया 1/3, वैसे ही जो स्ट्रक्चर था इसका वो कमजोर पड़ गया. दिस एब्रीविएटेड वर्जन वॉज रिप्रोड्यूस्ड in the complete poems and prose of 1888 and in the complete prose works of 1892. ये जो abbreviated version था
संकुचित संस्करण था। ये कंप्लीट पोएम्स एंड प्रोज ऑफ 1888 एंड कंप्लीट प्रोज वर्क्स ऑफ 1892 में देखा गया। द जर्नी ऑफ चेंजेस एंड इवेंट्स कंटिन्यूड। अभी भी ये फेरबदल वाली यात्रा चलती रही। एट द सेम टाइम दैट द 1855 preface was dying as a prose document, it was taking on a new life in Whitman's poetry. अब ये हुआ कि 1855 का जो प्रीफेस था वो एक प्रोज डॉक्यूमेंट के फॉर्म में था। उस प्रोज फॉर्म में जैसे ही इसका अस्तित्व खत्म होने लगा, वैसे वैसे इट वॉज टेकिंग ऑन अ न्यू लाइफ इन विटमैन्स पोइट्री। फर्क सिर्फ इतना था कि गद्य से विलोपित होकर के ये पद्य में परिवर्तित होने लगा था। मेनी ऑफ इट्स लाइन्स एंड फ्रेजेस वर कॉपीड, रिवाइज्ड और पैराफ्रेज्ड टू बिकम पार्ट्स ऑफ पोएम्स। इसके काफी अंश या तो हूबहू कॉपी किए गए या उनमें सुधार किया गया या उनका रूप परिवर्तन किया गया और वो पोएम्स की पंक्तियां बनी, पर्टिकुलरली इन 1856 एंड 60 एडिशंस ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास नाम की जो इसकी काव्य संग्रह थी, उसमें ये प्रोज वाली जो प्रीफेस थी उसका कुछ अंश हेडलाइंस के रूप में या रेफरेंसेस के रूप में पंक्तिबद्ध हुआ। मोस्ट इंडेटेड वर टू गिव द पोएम्स देयर फाइनल टाइटल्स। कुछ कविताओं को उनके नाम भी प्रीफेस में से ही मिले थे। बाय ब्लू ऑन्टोरियोज शो एंड सॉन्ग ऑफ प्रूडेंस, जैसे कि बाय ब्लू ऑन्टोरियोज शोर and Song of Prudence. Other poems dependent in varying degrees on the preface were, इसी तरह से preface to the Leaves of Grass पर कुछ और भी कविताएं आश्रित हुईं, जैसे Song of the Answerer, To You Whoever You Are, Tests, Perfections, Suggestions, Assurances, A Child's Amaze, and To a Foiled European Revolutionary। ये कुछ कविताएं हैं जिनके नाम या उनकी पंक्तियां प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास में से ले ली गई थीं। द डिसिसिव रेनोवेशन ऑफ द प्रीफेस इनटू पोएट्री was not done by Whitman himself। प्रीफेस के अंश को पोएट्री के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय विटमैन खुद के द्वारा नहीं लिया गया था। इट सरफेस्ड इन 1982 when William Everson organized the whole preface into verse under the title American Bard। विलियम एवर्सन नाम का एक व्यक्ति था, उसने 1982 में इन सारी चीज़ों को संकलित किया, रिव्यू किया, सुधारा और एक नया नाम दिया अमेरिकन बार्ड। उस नाम के तहत उसने इनको छपवाया। When it took a complete shape and form, it became compatible and palatable for the readers। जब इसका पूरा रूप तैयार हो गया, इसकी पूरी की पूरी पॉलिशिंग हो गई, तब ये रीडर्स के लिए बहुत अनुकूल हो गया था और रीडर्स को इसको स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं हुई। The idea that the preface should be reorganized as poetry is fully suitable। ये जो विचार था कि प्रीफेस को गद्य से पद्य में परिवर्तित कर दिया जाए, ये विचार बहुत सही था। This is because it shares many of the qualities of Whitman's early poems। ऐसा इसलिए
क्योंकि विटमैन की बहुत सारी कविताओं का भाव इन पंक्तियों में समाया हुआ था। इट्स वॉइस इज हाईली स्पिरिटेड एंड एंथुजियास्टिक। इसमें जो शैली इस्तेमाल की गई है वो बहुत जोशपूर्ण है, बहुत उत्साहपूर्ण है, और वही इसकी कविताओं में भी देखी जाती है। द लैंग्वेज यूज्ड इज फुल ऑफ रियल इमेजरी एंड एग्जैक्ट डिटेल्स। जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसका चित्रण बहुत वास्तविक चित्रों से मिलता जुलता है। द प्रोलॉन्ग्ड कैटलॉग्स आर ऑल्सो इफेक्टिव, दे आर कंपैटिबल and seem well placed in Song of Myself। इसमें जो कैटलॉग्स हैं वो बहुत प्रभावशाली हैं और इनको Song of Myself में जब देखा जाता है तो ये बहुत अच्छी तरह से नोटिस में आते हैं। The structure of the preface is Emersonian, as in Ralph Waldo Emerson's essay The Poet, which Whitman heard Emerson deliver in 1842, and to which the preface may be profitably compared। क्योंकि ये इमर्सन की जो एक अभिव्यक्ति थी 1842 में, जिसे वॉल्ट विटमैन ने सुना था और जिससे वो प्रभावित हुआ था, ये उसी से मिलती जुलती शैली है। द रैशनैलिटी ऑफ द प्रीफेस इज नॉट वेल ऑर्डर्ड। हालांकि प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास में जो विजडम यूज हुआ है, जो तथ्य यूज हुए हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर में लगाए हुए नहीं हैं। इट हैज द टोन ऑफ एक्टिव थॉट एज इट स्प्रेड स्पॉन्टेनियसली ओवर इम्प्रेशंस एंड परसेप्शंस ऑफ द अमेरिकन नेशन एंड ऑफ द पोएट हिमसेल्फ। इसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो कि इसमें पूरे में फैले हुए हैं और जो अमेरिका राष्ट्र और वॉल्ट विटमैन खुद के ऊपर बहुत अच्छे से लागू होते हैं, स्पष्ट रूप से उसमें पाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। When we go into further details, we find that along with this, the declarations about the soul persist all over, so that the word gathers the structural force of a theme। यहाँ एक और बात देखने को मिलती है कि सोल का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लियरली, नीटली और बहुत तार्किकता से यूज किया गया है। तो सोल वर्ड एज इट इज एक थीम के रूप में हमारे सामने आता है। विटमैन हैज अ डीप एंड इंटेंस थॉट रनिंग थ्रू हिज माइंड। विटमैन के दिमाग में एक बहुत स्पष्ट विचार चल रहा था। He is making all possible efforts to create the structure of an ideal poet in his imagination, putting in all the virtues he can possibly think of in an ideal human being। विटमैन ने अपने कवि की जो रचना की है वो इस तरह से की है कि हम उसे देखें तो एक आदर्श व्यक्ति के रूप में हमें उसका कवि दिखाई देता है। तो इस तरह से वॉल्ट विटमैन ने और उसके बाद उसके प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास को पोएटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले जितने भी टीम थी, उसने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझा कि विटमैन के भाव क्या हैं और उनकी कीमत क्या है। Let us see a few important words that are important to understand the preface to the leaves of grass part 1। यहाँ हम शब्दावली देखते हैं। रेस्पॉन्स, रिप्लाई, आंसर, उत्तर, प्रतिक्रिया। अननोटिस्ड, विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, अनदेखे, बिना किसी की नज़र में आए। रीप्रिंटिंग, रीपब्लिशिंग, रीप्रोड्यूसिंग, पुनः मुद्रित, पुनः प्रकाशित करना। प्रीफेस, फोरवर्ड, इंट्रोडक्शन, प्राक्कथन या प्रस्तावना। कंट्रोवर्सी, डिसएग्रीमेंट और डिबेट, विवाद या विवादास्पद। आउटसेट, बिगिनिंग, स्टार्ट, प्रारंभ।
फेट, डेस्टिनी, फॉर्च्यून, भाग्य या नियति. वैनिश, डिसअपियर, बिकम एक्सटिंक्ट, अदृश्य हो जाना, विलोपित हो जाना. ऑब्स्क्योर्ड, हिडन, कवर्ड, मास्क्ड, छुपा हुआ, ढका हुआ. पायनियरिंग, न्यू, ओरिजिनल, रिवोल्यूशनरी, नवीन, मूल या क्रांतिकारी. मैनिफेस्टो, डिक्लेरेशन, प्लेटफॉर्म, घोषणा पत्र. लिटरेरी, फिक्शनल और मिथिकल, साहित्यिक. कल्चरल, सोशल, आर्टिस्टिक, सांस्कृतिक. ऑफेंडिंग और डिसरेस्पेक्टफुल, impolite, rude, bad-mannered, indecent. अभद्र, शालीनता विहीन. reinstated, restored, replaced, किसी को उसके पूर्व पद या नौकरी पर वापस लेना. यहाँ संदर्भ ये है कि जो हटाए गए शब्द और भाव थे उन्हें वापस ले लिया गया था. मॉडिफिकेशंस, चेंजेस, ऑल्ट्रेशंस, एडजस्टमेंट्स, आंशिक परिवर्तन. क्लिप्ड ऑफ, रिमूव्ड, इरेज्ड, हटाना. डिलीट, रिमूव, इरेज, कैंसिल, हटाना. डिक्रीज, रिड्यूस, लेसन, मात्रा कम कर देना. एब्रीविएटेड, शॉर्टन्ड, कंडेंस्ड, लघु रूप में ले आना. रिप्रोड्यूस्ड, रेप्लिकेटेड, कॉपीड, पुनरावृत्ति या पुनर्निर्माण. डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, पेपर, अभिलेख. पैराफ्रेज, समरी और ट्रांसलेशन, सरल अनुवाद. रेनोवेशन, फेसलिफ्ट, मेकओवर, नवीनीकरण. कंपैटिबल, वेल सूटेड, वेल मैच्ड, अनुकूल. पैलेटेबल, प्लेजेंट, एपिटाइजिंग, सुपाच्य, स्वीकार्य. रीऑर्गेनाइज्ड, रीस्ट्रक्चर्ड, मॉडिफाइड, पुनर्स्थापित. एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड, कीन, पैशनेट, ऊर्जावान, जोश में. प्रोलॉन्ग्ड, एक्सटेंडेड, लेंदी, लंबी अवधि तक रहने वाला. कैटलॉग्स, कलेक्शंस, लिस्ट, सूची. रैशनैलिटी, विजडम, श्रूडनेस, विवेक, तर्क सांगिकता. स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, अनप्रॉम्प्टेड, सहज. डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट, स्पीच, घोषणा. परसिस्ट, कंटिन्यू, कीप ऑन, निरंतरता में रहना. आइडेंटिटी, यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता. आज हमने इस वीडियो में वॉल्ट विटमैन की प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास की पहली वीडियो में कुछ हिस्सा इसका देखा है कि प्रीफेस के साथ क्या परिवर्तन किए गए. अभी आप इसका दूसरा और तीसरा भाग भी देखें. आपको 3 भाग देखने के बाद पता चलेगा कि वॉल्ट विटमैन की द प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास की पूरी यात्रा क्या थी. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास, एन ओवरव्यू. We have 2 more videos on the same subject which are in continuation with this part. So after seeing part 1, kindly refer
to part 2 and part 3 to get the complete picture of preface to The Leaves of Grass, an overview by Walt Whitman. Thank you. धन्यवाद.